स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य अध्ययन का 156वां प्रैक्टिस सेट नंबर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 156। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? इनमें से जो मुद्रा दी है वह सिल्वर मुद्रा नहीं थी। इनमें से ये बताया गया है कौन सी, किसके राज्य में? छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित नहीं थी। रुपया, लारी, टका या रुका, कौन सी नहीं थी? रुपया चलता था, लारी चलती थी, टका भी चलता था, लेकिन रुका नहीं चलता था। डी नंबर सही हो जाएगा। रुका असल में तांबे की मुद्रा थी, ना कि सिल्वर की, रजत की नहीं थी। रुपया, लारी, टका ये जो है छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थीं। दूसरा प्रश्न है, किस शासक को कलंदर की उपाधि प्रदान की गई? इनमें से कौन सा शासक है जिसे कलंदर की उपाधि प्रदान की गई थी? बाबर, अकबर, बहादुर शाह और इल्तुतमिश, कौन सा शासक रहा है जिसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? बाबर को दी गई थी। ए नंबर सही हो गया। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। लिबरल था, लिबरलाइजेशन की जो गुण हैं इसमें मौजूद थे। निम्न में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का जो था, निम्न में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाली यात्री नहीं था? इसका ये कहना है। तो भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था, कौन सा? दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नुनीज, कौन नहीं था इनमें से? दुआर्ट बारबोसा ये तो था पुर्तगाल का, और ये भी थे, डोमिंग पायस भी थे, डोमिंग पायस भी थे, और ये भी थे फर्नाओ नुनीज। पीटर मुंडी नहीं था। ये कहाँ का था? कमेंट करके बताइए। पीटर मुंडी ब्रिटिश नागरिक था। शेष सभी भारत आने वाले यात्री पुर्तगाली थे। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इनमें से भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था इनमें से? रॉबर्ट क्लाइव ही थे भाई। बी नंबर सही हो गया। रॉबर्ट क्लाइव जो थे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे। इसका कारण ये है कि ये प्लासी के युद्ध जब 1757 में हुआ, उसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिए थे इन्होंने। बाद में फिर क्या हुआ, पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। एक प्रश्न और बन जाता है जो कि हम पहले की वीडियो में दिए हैं, कुछ इन किसी वीडियो में होगा, कि प्लासी के युद्ध जो था 1757 में, इसी से नींव पड़ गई थी। ब्रिटिशों के लिए रास्ता आसान हो गया था। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं था? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इनमें से? इंदु प्रकाश एम.जी. रानडे, नेटिव ओपिनियन बी.एन. मांडलिक ने, बॉम्बे क्रॉनिकल लिखा गोपाल कृष्ण गोखले इससे संबंधित थे, या इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन सुमेलित नहीं, यानी कि कौन इनमें से संबंधित नहीं है उनसे? तो इंदु प्रकाश जो है एम.जी. रानडे द्वारा है। नेटिव ओपिनियन ये भी संबंधित थे इससे। कौन नेटिव ओपिनियन से? कौन सा? बी.एन. मांडलिक थे। और बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले, नहीं ये नहीं थे। आगे भी देख लें थोड़ा सा। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, ये तो सही है।
इंडियन मिरर से संबंधित थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और बी.एन. मांडलिक संबंधित थे नेटिव ओपिनियन से, इंद्र प्रकाश संबंधित थे एम.जी. राणा डे से। जबकि बॉम्बे क्रॉनिकल से कौन संबंधित था इस समाचार पत्र से? फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल से संबंधित थे। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी का अखबार था जिसे सर फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। यह समाचार पत्र बम्बई से प्रकाशित होता था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन नहीं है? नवजीवन के संपादक एम के गांधी, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात एन.सी. केलकर, कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद। छठा प्रश्न है, नवजीवन तो एम के गांधी, मोहनचंद महात्मा गांधी जी, बिल्कुल सही है। स्वराज टी प्रकाशम ये भी थे, और प्रभात एन.सी. केलकर ये भी। कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद नहीं थे इससे संबंधित। छठा प्रश्न है, जो कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जे.एल. नेहरू इन्होंने प्रकाशित किया था। और आज जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती भी है। कमेंट करके बताइए किस सन में पैदा हुए थे। रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2008 में इस अखबार का प्रकाशन बंद हो गया था, कौमी आवाज का। दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी संबंधित है। दी प्राउडेस्ट डे, दी प्राउडेस्ट डे, ये पुस्तक संबंधित थी किससे? भारतीय राज्यों के एकीकरण से, भारत की स्वतंत्रता से, पोखरण नाभिकीय विस्फोट से, केंद्र में एनडीए सरकार के गठन से। भारत की स्वतंत्रता से संबंधित थी द प्राउडेस्ट डे पुस्तक। बी नंबर सही हो जाएगा। द प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड एवं डेविड फिशर द्वारा लिखी गई थी। किसने लिखा? एंथनी रीड और डेविड फिशर द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा? 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया या फिर भारत। कौन सा रहेगा? द यूनियन ऑफ इंडिया है ना भारत सरकार का नाम। द गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट नहीं रहेगी, द यूनियन ऑफ इंडिया रहेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या दिया गया है? द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ है। नवा प्रश्न है, निम्न अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? बाबा साहेब के द्वारा इनमें से किस एक को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों, इसमें अनुच्छेद 32 में क्या मौजूद है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 में जो कि मौजूद है।
और उन्होंने ये भी कहा, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का 52वां संशोधन जो 52nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित है किससे? दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। दल बदल से है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से है। अनुच्छेद के बारे में चर्चा करिए कमेंट करके। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में निर्वाचित दलों के दल बदल पर रोक लगाई गई और 91वें यानी कि 91st संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा परिवर्तन भी इसमें कुछ किए गए हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है। इनमें से बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य संबंधित है किससे है? ऑल इंडिया रेडियो का है, दूरदर्शन का है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। तो ऊपर के दोनों में से एक का होगा, तो किसका है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है। फुल्लर झील किस नदी की उत्पत्ति है? फुल्लर झील से किस नदी की उत्पत्ति हुई है बताइएगा? उत्तर प्रदेश की ही है और वह पीलीभीत से उत्पत्ति हुई है इस नदी की। देवहा नदी, खकरा नदी, गोमती नदी या इनमें से कोई नहीं? तो गोमती नदी सी नंबर फुल्लर झील से उद्गमित हुई है। ये फुल्लर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई या पीलीभीत जिले के उत्तर प्रदेश के माधव टांडा के पास स्थित है। मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर एक बार। खैर सॉरी। 13वां प्रश्न है, हरियाली एक नई योजना है, किससे संबंधित है? हरियाली योजना संबंधित है किससे भाई? द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए, मरुस्थल के वनीकरण के लिए, गोचर भूमि के विकास के लिए। तो बंजर भूमि के विकास के लिए हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित एक विकास योजना है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? दार्जिलिंग में, शिव समुद्र में, मोहरा में या खोपोली में? तो दार्जिलिंग में ही की थी। ये पहली है वैसे, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। शुरुआत भी बिजली की यहीं से हो गई भारत में। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना वर्ष 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्र में लगाया गया। यह कावेरी नदी पर स्थित है। शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है भाई? छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश का को या फिर उत्तराखंड को? अपना यूपी रहेगा। शुगर केन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाएगा? लौंग, इलायची, केसर या काली मिर्च? काली मिर्च ही गुणकारी है काफ़ी मसालों में। काली मिर्च काला सोना जाना जाता है।
पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? इनमें से पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर मौजूद है? जामनगर में, अंकलेश्वर में, नूनमाटी या ट्रॉम्बे? तो ये रहेगा जामनगर। जामनगर में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र मौजूद। कमेंट करके बताइए जामनगर कहाँ, किस राज्य में है? गुजरात में स्थित है जामनगर। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है और वहीं पर एक शिप केंद्र भी मौजूद है, पोर्ट है, पत्तन है। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? गंगा नदी का पूरा क्षेत्र तो राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं घोषित किया गया, अलग अलग है कुछ। यहाँ पर किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया भाई? हरिद्वार से कानपुर तक, प्रयागराज से हल्दिया तक, कानपुर से प्रयागराज तक या नरोरा से पटना तक? तो कौन सा भाग है? 18वां प्रश्न है। हल्दिया जरूर जुड़ा होगा इसमें, इतना जोड़ लीजिए। प्रयागराज से जो हल्दिया का क्षेत्र है यह राष्ट्रीय जलमार्ग क्षेत्र घोषित किया गया है। जलमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है यह, और इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। कमेंट करके बताइए हल्दिया कहाँ है? निम्न में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? इनमें से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या स्वीडन? तो आइसलैंड है जो आर्कटिक क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है, उसी क्षेत्र का हिस्सा है। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन आर्कटिक वृत्त गुजरता है। इन्हीं में से आर्कटिक वृत्त गुजरेगा, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। जबकि यहाँ पर क्या, आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है, ये समझा जाए। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, ऊपर वाले में हिस्सा नहीं बल्कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है किसका? प्रशांत महासागर का, बंगाल की खाड़ी का, लाल सागर का, हिंद महासागर का? किसका है सबसे बड़ा द्वीप का हिस्सा? हिंद महासागर का है, मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महाद्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में क्या मौजूद है? मॉरिशस है, जबकि पश्चिम में अफ्रीकी देशों की मुख्य भूमि से लगा हुआ मोजाम्बिक देश स्थित है। मॉरिशस पूर्व में रहेगा और पश्चिम में इससे लगा हुआ मोजाम्बिक देश अवस्थित है। याद रखिएगा, हिंद महासागर में। मैप में जाइए, एक दिन हम मैप के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, क्या कारण है? सागर के जल का घनत्व तो नदी के घनत्व से अधिक होता है। वैसे तो दोनों सही बता रहे हैं, वैसे ये भी सही वो भी सही है, व्याख्या भी सही हो जाएगी। 21वां प्रश्न है। ए आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर पा रहा है, ठीक है। क्या है? जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो ऊपर की ओर उठ जाता है, और सागर के जल का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, वो सागर के जल की ज़्यादा होगी। नदी के जल की घनत्व की अपेक्षा समुद्र में खारे पानी का घनत्व होता है, इसीलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लवन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, वे प्रकाश अभिच्छेदन को रोकते हैं, वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ठंडा कर देते हैं, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं।
श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्या कारण है? वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देंगे, इसीलिए डी नंबर सही हो गया। प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है, क्या है? बिल्कुल, काला रंग ऊपर से पड़ने वाली ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित कर लेता है, जबकि सफ़ेद उसको परावर्तित कर देता है। इसकी क्षमता ज़्यादा होती है परावर्तित करने की, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने में आराम मिलती है। और जो क्योंकि क्या होता है, ऊष्मा परावर्तित होने से गर्मी का एहसास हमें कम होता है। DAVINCI प्लस डेविंसी प्लस वेरिटस VERITAS नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं। ये पहले का है लेकिन फिर भी काम का है। चांद के लिए, शुक्र के लिए, मंगल के लिए या फिर बृहस्पति ग्रह के लिए? तो शुक्र ग्रहों के लिए है ये। आगे देखेंगे, असल में डेविंसी जो रहा है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस का करेगा, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग वहाँ करेगा काम। और वेरिटिस क्या करेगा? वीनस इमिसिविटी, रेडियो साइंस, INSA, ट्रोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी संबंधित है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल के समीप संगठन की माप करेगा। और वेरिटिस क्या करेगा? शुक्र ग्रह की सतह का मानचित्रण करेगा। जबकि डेविंसी क्या करेगा? शुक्र ग्रह के वायुमंडल के बारे में। और वेरिटिस क्या करेगा? सतह का मानचित्रण करेगा। 24वां प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? मेथेनॉल, यूरिया या ग्लिसरॉल या आक्जेलिक एसिड? 24 का सी, ग्लिसरॉल। सी नंबर सही हो गया। किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाएगा? भाई ग्लिसरॉल के लिए होता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन बनाता है बाद में। किसके साथ मिलकर बनाता है बताइए? हाई स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मिलकर H2SO4 की उपस्थित होकर के ट्राइनाइट्रो क्या बनाएगा? नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या रंगहीन है, भारी है, तैलीय है, विस्फोटक पदार्थ है। TNG जो है पूरा नाम है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या नोबल तेल भी कहते हैं इसको। इसका उपयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग जो है डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोग है? सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है कौन सा तत्व? कैल्शियम, सल्फर या जस्ता या लोहा? तो सल्फर रहेगा, यस। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है सल्फर। सल्फर पौधों के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व है। यह सरसों के उत्पादन एवं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के लिए। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।